वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 26 नवंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के बारे में है। हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इस स्कीम के कंटिन्यूएशन को अप्रूव कर दिया है। ये स्कीम चल पहले से रही है, लेकिन ये 2021-22 से 25-26 तक कंटिन्यूड रहेगी। ये बात अभी कंफर्म कर दी गई। अब यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ये एक वर्ड है जिससे स्पष्ट हो रहा है कि अगर आपके पास कोई स्किल है या फिर कोई नई स्किल आप में इनकलकेट करने की कोशिश की जाएगी। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर स्किलिंग इंडियन यूथ। इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। और किस लिए है? इंडियन यंगस्टर्स को स्किल करने के लिए। मिनिस्ट्रीज अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए दोहरा देता हूं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है। पर्पस ये है, वैसे ये 1 ईयर प्रोग्राम होता है जिसमें यंगस्टर्स को कोई प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, कोई स्किल दी जाती है जिस फील्ड में उनके पास पहले से कोई जानकारी हो, अगर नहीं है तो कोई नया फील्ड जिसमें वो कंफर्टेबल हो। जो अप्रेंटिसेस हैं उन्हें ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाती है इंडस्ट्रीज के द्वारा या फिर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जो ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं वो आपको किसी काम में लगा देते हैं, थोड़े समय आप वो काम करके उस काम को सीख लेते हैं। देखिए, अभी जो नेट्स है यही है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। आप इसे शॉर्ट में नेट्स बोल सकते हैं। नेट्स में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके पहले तक जो नेट्स था वो केवल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स तक ही लिमिटेड था। अभी इसमें बदलाव करके ये कह दिया गया है कि ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी नेट्स का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे कोई भी यंगस्टर्स जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया या डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, ह्यूमैनिटीज, साइंस या कॉमर्स में हो, वो इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। फर्दर इसमें 9,000 इंजीनियरिंग के लिए और बाकी स्ट्रीम्स के लिए 8,000 पर मंथ का स्टाइपेंड भी डिसाइड किया गया है। जो नया बदलाव है उसके तहत सरकार ने जो एक स्कीम निकाली है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें जो नए एरियाज इमर्ज हो रहे हैं या फिर जो अब आगे बढ़ने वाले हैं, लाइक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इनमें जो नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी उनमें यंगस्टर्स को इंक्लूड किया जाएगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में हम मल्टीपल टाइम बात कर चुके हैं। इसमें अगर कोई इंडस्ट्री एडिशनल प्रोडक्शन करती है तो सरकार उन्हें इंसेंटिव देती है। 4% से लेकर 12% के बीच में ये इंसेंटिव जो उनकी कॉस्ट आती है उसके ऊपर वैरी करता है। जो स्कीम है इसके तहत जो यंगस्टर्स हैं उन्हें स्किल किया जाएगा। ये स्किल जो उन्हें दी जाएगी वो जो एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गतिशक्ति इनिशिएटिव, जिसमें कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का जो पूरा सेक्टर है उसे आगे बढ़ाने की बात चल रही है, उसमें भी स्किलिंग की जाएगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मैसूर डिक्लेरेशन के बारे में है। 16 राज्यों ने मैसूर डिक्लेरेशन को साइन किया है। मैसूर कर्नाटका की एक सिटी है, आप इसके बारे में जानकारी रखते होंगे। ये जो मैसूर डिक्लेरेशन है, यहाँ पर 16 राज्य एक साथ आए। क्या उद्देश्य है इनका? क्यों इकट्ठा होकर इन्होंने कोई डिक्लेरेशन को साइन किया? ये डिक्लेरेशन एक्चुअली में कॉमन मिनिमम सर्विसेज से एसोसिएटेड है। कैसी सर्विसेज? वो सर्विसेज जो पूरे भारत में पंचायतों के द्वारा लोगों को दी जाती हैं। और ये जो कॉमन मिनिमम सर्विस डिलीवरी ये मैकेनिज्म है पंचायतों के द्वारा, इसे 1 अप्रैल 2022 से इफेक्टिव किया जाएगा। देखिए, जो गवर्नेंस है उसके माध्यम से लोग कई तरीके की सर्विसेज अवेल करते हैं। लोगों को अक्सर ये शिकायत रहती है कि जो गवर्नमेंट सिस्टम है या सरकारी तंत्र है वो अच्छी सर्विसेज नहीं देता, वो डिलेड और इनएफिशिएंट सर्विसेज देता है। तो मैसूर डिक्लेरेशन का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रमोट करें। गवर्नेंस की ये सेंटर में हो, हार्ट में हो, कि हमें लोगों को बढ़िया सर्विसेज देनी है। डिक्लेरेशन में यह कहा गया कि वो सभी सर्विसेज जो पंचायत अपने लोगों को देता है या फिर ऐसी और सर्विसेज जो अदर डिपार्टमेंट देते हैं लेकिन वो सर्विसेज पंचायत से होकर ही लोगों तक पहुंचती हैं, पंचायत उन्हें मॉनिटर करती है, वो सभी लोगों तक बहुत बढ़िया तरीके से पहुंचनी चाहिए। इसमें जो पंचायत या लोकल सेल्फ बॉडीज हैं वो एक इंक्लूसिव और अकाउंटेबल रोल प्ले करें, मतलब सभी को ये सर्विसेज मिले और सही तरीके से मिले। जो डिक्लेरेशन है उसमें सर्विसेज की अवेलेबिलिटी और ग्रासरूट लेवल तक लोगों की उन सर्विसेज को लेकर रीच इफिशिएंट मैनर में
टाइमली मैनर में इसे तवज्जो देने की बात की गई है, जो कि 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पर जो सर्विसेज दी जाएंगी उनके स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को भी संज्ञान में लिया जाएगा, ताकि जो बॉडीज ये सर्विसेज दे रही हैं वो अकाउंटेबल बने रहें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है 5वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 24 नवंबर 2021 को। ये इनिशिएटिव किसका है? ये इनिशिएटिव है DMICS का, फुल फॉर्म है डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव एंड कन्वर्जेंस सोसाइटी। ये सोसाइटी हैदराबाद में हेडक्वार्टर्ड है। उन्होंने ही ये इनिशिएटिव लिया हुआ है वर्ल्ड कांग्रेस का। क्या काम है इस वर्ल्ड कांग्रेस में, हम करते क्या एग्जैक्टली? इस वर्ल्ड कांग्रेस में सभी लोग एक साथ मिल बैठते हैं। यहाँ पर साइंस, पॉलिसी और प्रैक्टिसेस तीनों को एक साथ जोड़ा जाता है। जो हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज है, जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज बनाई जाती हैं और जो प्रैक्टिसेस ऑप्ट की जाती हैं, हम उन्हें इस तरीके से एड ऑन करें कि जो भी डिजास्टर से रिलेटेड रिस्क हैं हम उन्हें अच्छे से समझ पाएं, एडवांस में जो भी एक्शंस रिक्वायर्ड हैं उन्हें ले पाएं, ताकि रेजिलियंस क्रिएट किया जा सके। रेजिलियंस का मतलब होता है डिजास्टर्स को सहने की क्षमता, उनके प्रति हमारी तैयारी, हम उसे बेहतर बना सकें। थीम रही टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड कैपेसिटी फॉर बिल्डिंग रेजिलियंस टू डिजास्टर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19। क्या हाइलाइट्स रही? यहां पे फोकस किया गया इफेक्टिव रिस्पॉन्स मैकेनिज्म पर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जहां पर हम ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कैसे एड्रेस किया जाए इस पर बातचीत करेंगे। नेचुरल डिजास्टर्स, ये एक्चुअली में सागर जो हमारा इनिशिएटिव है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, इसका भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आप देखें तो इंडियन ओशन रीजन में अगर कहीं भी कोई भी घटना हो तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वाला देश इंडिया होता है, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन या फिर टेक्निकल एड हो। इंडिया लगातार ह्यूमैनिटेरियन एड और डिजास्टर रिलीफ कंडक्ट करता रहता है ताकि वेरियस कंट्रीज आपस में कोऑपरेट कर सकें ऐसे स्थिति से निपटने के लिए। तो ये जो वर्ल्ड कांग्रेस है ये कलेक्टिव सॉल्यूशन देता है कि हम ग्लोबल चैलेंजेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं कोविड-19 के बाद के समय में या बाद की दुनिया में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल दोस्ती ट्राइलैटरल एक्सरसाइज के बारे में है। नाम से स्पष्ट है 3 देश शामिल होंगे। ये 15वां एडिशन रहा। ये एक बाइनियल ट्राइलैटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है। बाइनियल का मतलब यह है कि ये 2 साल में एक बार होती है। दोस्ती 3 देश कौन से हैं? पहला तो इंडिया खुद है, दूसरा हमारा पड़ोसी देश है मालदीव्स और तीसरा श्रीलंका। अभी ये जो एक्सरसाइज है ये मालदीव्स में हो रही है। एम ये है कि ये तीनों देश अपनी फ्रेंडशिप को और बेहतर करें, म्यूचुअल कोऑपरेशन की कैपेबिलिटी को और या म्यूचुअल जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उसे और बेहतर करें, इंटरऑपरेबिलिटी यानी एक साथ मिलकर काम करने की क्षमता को बढ़ाएं। इस एक्सरसाइज की शुरुआत 1991 में की गई थी। यद्यपि जब ये शुरू हुआ था तो ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में स्टार्ट हुआ था। श्रीलंका ने इसको बहुत बाद में ज्वाइन किया 2012 में। चूंकि ये 1991 में शुरू हुई थी तो 2021 में इसके 30 साल पूरे हो गए हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से वज्र और अपूर्वा इन वेसल्स को डिप्लॉय किया गया है। देखिए एक्सरसाइज पिछले 10 सालों से कंडक्ट की जा रही है। इसका फोकस ये रहा है कि सी एक्सीडेंट को हम अगर होता है तो उसे अच्छे से हैंडल करें, सी पोल्यूशन को रोकें और जो कोस्ट गार्ड हैं वो आपस में अच्छे से कोऑपरेट करें। ऑयल स्पिल की जो समस्या होती है इसे भी ये हैंडल कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अक्रॉस स्कीम के बारे में है। यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव कर दिया है इस अम्ब्रेला स्कीम को। इसका फुल फॉर्म है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज। ये एब्रीविएशन के फॉर्म में संक्षिप्त रूप में बनता है अक्रॉस। अम्ब्रेला स्कीम है, इसका मतलब स्पष्ट है कि इसमें एक से ज्यादा स्कीम्स इसके अंदर होंगी। एक्चुअली में इसके अंदर टोटल 8 सब स्कीम्स हैं। यहां पर इसे 2021 से 26 के लिए कंटिन्यू करने की बात की गई है। ये 8 स्कीम से मिलकर बनती है अक्रॉस स्कीम। अक्रॉस स्कीम में जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है उसके एटमॉस्फेरिक साइंस प्रोग्राम को रन किया जाता है। स्कीम जो वेदर और क्लाइमेट से एसोसिएटेड फेनोमेनाज हैं उनको वॉच करता है, उन्हें कवर करता है। जैसे साइक्लोन के लिए वार्निंग देना, स्टॉर्म्स आने वाले हैं, हीट वेव्स, थंडरस्टॉर्म, इन सभी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का काम इस स्कीम के माध्यम से किया जाता है। इसके इंप्लीमेंटेशन में कई सारी एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं। बेसिकली इसका इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ही करती है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के जो वेरियस इंस्टीट्यूट्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग
और इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। हर इंस्टीट्यूट के अपने डेजिग्नेटेड रोल होते हैं जो वो परफॉर्म करते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इससे वेदर, क्लाइमेट और ओशन को लेकर जो हमारी पहले की जानकारी है वो बेहतर होती है। हम वो साइक्लोन, स्टॉर्म सर्जेस, हीट वेव्स को लेकर पहले से वार्निंग दे पाते हैं, जिससे इसका खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ओ स्मार्ट स्कीम के बारे में है। यहाँ पे ओ रिप्रेजेंट करता है ओशन यानी कि महासागरों को। इसका फुल फॉर्म है ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स टेक्नोलॉजी। ये इसका फुल फॉर्म बनता है। यूनियन कैबिनेट ने अभी इस अम्ब्रेला स्कीम को भी कंटिन्यू करने की बात की है। अम्ब्रेला स्कीम है मतलब इसमें एक से ज्यादा स्कीम्स होगी। जैसे यहां पर हमने देखा था कि अक्रॉस स्कीम में टोटल 8 स्कीम्स या 8 सब स्कीम्स थी। सिमिलरली ओ स्मार्ट स्कीम में टोटल 7 सब स्कीम्स हैं। इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ओशन को लेकर जो अपनी ऑब्जर्वेंस है उसे बेहतर करें और उसमें जो भी एक्टिविटीज या फेनोमेनाज आ रहे हैं उसे पहले से ही लोगों तक पहुंचा दें। हम उन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करें जिसके माध्यम से हम जो ओशन के रिसोर्सेस हैं, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, उनको अच्छे से हार्नेस कर सकें, उनके बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठा कर सकें। फर्दर हम फ्रंट रैंकिंग रिसर्च भी ओशन साइंसेस में बढ़ा सकें। ओशन को लेकर हम बढ़िया रिसर्चेस वगैरह कंडक्ट कर सकें। सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हम बढ़िया रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करते हैं ओशन के फील्ड में, तो इससे देश की कैपेसिटी बिल्डिंग होगी ओशनोग्राफिक फील्ड में और हम आगे बढ़ सकेंगे जो ओशन की जानकारी है उस दिशा में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल GSAT-7 के बारे में है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है कि एयरफोर्स जो है वो GSAT-7C सैटेलाइट को और उसके ग्राउंड हब को परचेज कर सकती है, प्रोक्योर कर सकती है। GSAT-7C आने वाले 2 से 3 सालों में लॉन्च कर दिया जाएगा। ये जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज हैं जो मल्टीपल रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं इंडियन एयरफोर्स को, उनकी कनेक्टिविटी को और बेहतर करेगा। GSAT-7 का ही एडवांस वर्जन है। GSAT-7 इसे 2013 में लॉन्च किया गया था। इसे रुक्मणी के नाम से भी पुकारा गया। ये इंडियन ओशन रीजन में रियल टाइम डेटा गैदर करता है जिसका इस्तेमाल सबमरीन, वॉरशिप और एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। GSAT-7A ये 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका इस्तेमाल वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों ही कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स ग्राउंड बेस्ड रडार्स जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है, एयरक्राफ्ट को सर्विलांस करना, कंट्रोल करना और इंटेलिजेंस गैदर करना, इसके लिए इसका इस्तेमाल होता रहा है। GSAT-7C जिसके प्रोक्योरमेंट की बात हम कर रहे हैं, ये आने वाले 2 से 3 सालों में लॉन्च कर दिया जाएगा और इंडियन एयरफोर्स के पास ये सेकंड डेडिकेटेड सैटेलाइट होगा जो उनके लिए कम्युनिकेशन का काम संभालेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लिथियम के बारे में है। अफगानिस्तान में जैसे ही तालिबान का कब्जा हुआ, दुनिया भर के कई सारे देश वहां के रिसोर्सेज पर निगाह गड़ाने लगे। वहां का एक रिसोर्स जिस पर सबसे ज्यादा कई सारी कंट्रीज की निगाह है वो है लिथियम। इसमें चाइना के इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। चाइना ने इसी वजह से जो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है उसे बैकअप भी दिया ताकि वो उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सके। और अब हम देख रहे हैं कि कई सारी चाइनीज कंपनीज ने तो ऑन साइट इंस्पेक्शन भी स्टार्ट कर दिया है कि उन्हें लिथियम के डिपॉजिट्स कहाँ मिल सकते हैं अफगानिस्तान में। लिथियम एक सॉफ्ट सिल्वर व्हाइट कलर का मेटल होता है, काफी हल्का होता है। अगर कहें तो सॉलिड मेटल्स में ये सबसे हल्का होता है, काफी रिएक्टिव होता है और आसानी से जल भी जाता है, इसीलिए इसे मिनरल ऑयल में स्टोर करना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, फ्लेमेबल होता है, इवन अगर एयर या वाटर के साथ एक्सपोज हो जाए तो एक्सप्लोड भी कर सकता है। इसका इस्तेमाल कई सारी नई टेक्नोलॉजीज में किया जाता है, लाइक सेरेमिक्स, ग्लास, टेलीकम्युनिकेशन और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। जो बहुत ही मैसिव यूज है वो लिथियम आयन बैटरीज में होता है, जिसका इस्तेमाल मोबाइल्स, लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में किया जाता है। ये लिब्रिकेटिंग गैसेस हाई एनर्जी एडिटिव के तौर पे भी रॉकेट्स में यूज किया जाता है। रिवीजन करते हैं। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का, गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। मैसूर डिक्लेरेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बढ़िया और अकाउंटेबल सर्विसेज की डिलीवरी करेंगे, दैट्स ट्रू। दोस्ती ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका इन्वॉल्व है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, मालदीव्स है। अक्रॉस स्कीम, ये एटमॉस्फेरिक साइंस प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का, दैट्स ट्रू। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।